सडना हमारे सोलर सिस्टम में खोजा गया अभी तक का सबसे दूर मौजूद डॉर्फ प्लैनेट है, जिसकी सन से मैक्सिमम दूरी करीब 900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसे सन का केवल एक ऑर्बिट करने में ही करीब 11,000 सालों का समय लग जाता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक अभी तक इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। पर अभी की रिसर्च में ये सामने आया है कि साल 2029 और 2034 में डॉर्फ प्लैनेट सडना अपने ऑर्बिट को पूरा करते हुए सन के काफी करीब से होकर गुजरने वाला है। यानी हम इंसानों के पास एक मौका है जिसमें अगर हम चाहें तो इस प्लैनेट पर अपना कोई स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं, क्योंकि अगर यह मौका हाथ से गया तो ये हमारी पृथ्वी और सन से इतनी दूर चला जाएगा कि यहाँ तक हमारे स्पेसक्राफ्ट का पहुँचना भी लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए नासा के वैज्ञानिकों ने सडना पर एक मिशन भेजने की तैयारी की है, जिसे 2029 से 2034 के बीच लॉन्च किया जाएगा, ताकि वह कम से कम समय में बहुत कम दूरी को तय करते हुए डॉर्फ प्लैनेट सडना तक पहुंच सके। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर सडना पर रिसर्च हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और साथ ही जानेंगे सडना प्लैनेट के बारे में। चलिए पहले जानते हैं डॉर्फ प्लैनेट सडना के बारे में। सडना हमारे सोलर सिस्टम का एक डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह है, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी छोर ओल्ड क्लाउड में मौजूद है। यह काफी छोटा है और इसकी रेडियस केवल 457.5 किलोमीटर है। इसे काफी देरी से खोजा गया। इसकी खोज 14 नवंबर 2003 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा पैलोमर ऑब्जर्वेटरी के माउंट पैलोमर कैलिफोर्निया में की गई थी, और खोज के बाद इसे 90377 सडना नाम दिया गया। वैज्ञानिक इसे देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि ये हमारे सन से इतनी दूर रहकर भी काफी चमक रहा था, मानो यहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो लाइट को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी इसका ऑर्बिट। ये हमारे सन से काफी दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, जिसके कारण इसे हमारे सन का केवल एक ऑर्बिट करने में ही करीब 11,408 सालों का समय लग जाता है। पर यह अपनी एक्सिस पर काफी तेजी से रोटेशन करता है, जिसके कारण इसे अपना एक एक्सिस रोटेशन पूरा करने में करीब 10 घंटों का समय लगता है। यानी यहाँ पर दिन तो 10 घंटे का है, पर एक साल करीब 11,000 अर्थ सालों के बराबर है। भले ही सडना हमारे सौरमंडल का सबसे दूर खोजा गया एक प्लैनेट हो, पर यह भी हमारे सोलर सिस्टम की अंतिम सीमा में नहीं आता है। सडना के अलावा भी अरबों ऐसे पिंड और छोटे छोटे प्लैनेट हो सकते हैं जो सन का चक्कर लगाते हों। सडना सोलर सिस्टम के जिस हिस्से में आता है उसे वैज्ञानिक इनर ओर्ट क्लाउड कहते हैं। यानी कि ये ओर्ट क्लाउड के अंदरूनी घेरे के अंदर आता है, जो कि काइपर बेल्ट के बाद हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और कितनी दूरी तक फैला है। अभी तक हम अपने सोलर सिस्टम के बहुत ही छोटे हिस्से को जान पाए हैं, और अभी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है। एटमॉस्फेयर ऑफ सडना। वैसे अभी तक इसके एटमॉस्फेयर पर ज्यादा रिसर्च तो नहीं की गई है, पर हबल टेलीस्कोप के जरिए सडना पर की गई ऑब्जर्वेशन बताती है कि इसके पास काफी पतला एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें 33% मीथेन, 26% मैथेनॉल, 24% थॉलिन्स, 10% नाइट्रोजन और 7% एमॉर्फस कार्बन जैसी गैस मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि सडना हमारे सन से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए सडना के सरफेस का तापमान भी काफी ज्यादा कम है, जो करीब -240 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये तापमान हम इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस तापमान में रहने पर हमारे शरीर के सभी तरह के केमिकल रिएक्शन यहाँ रुक जाएंगे, और कुछ सेकंड्स में ही आप पूरी तरह से पत्थर की तरह जम जाएंगे। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सडना। तो वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि सडना हमारे सोलर सिस्टम के दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की ही तरह ज्यादातर पानी और मीथेन गैसेस की फ्रीज लेयर से बना हुआ है, और इसके कंपोजिशन में ज्यादातर मात्रा वाटर, मीथेन और नाइट्रोजन आइसिस की है। और अभी तक की गई ऑब्जर्वेशन तो यही बताती है कि शायद इसका कोर पूरी तरह से जमा हुआ है और उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी मौजूद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन के बारे में। सडना
हमारे सन से करीब 900 AU यानी 130 बिलियन किलोमीटर्स की मैक्सिमम दूरी पर मौजूद रहते हुए हमारे सन को ऑर्बिट करता है। यहाँ से हमारे सोलर सिस्टम में ओल्ट क्लाउड की शुरुआत होती है, जिसे वैज्ञानिकों ने 2 हिस्सों में बांटा है। इसमें पहला इनर ओल्ट क्लाउड है और दूसरा आउटर ओल्ट क्लाउड, जहां इनर ओल्ट क्लाउड की सीमा लगभग 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर शुरू हो जाती है और 20,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक रहती है। तो वहीं इसके बाहरी हिस्से के बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये घेरा, जिसमें 1 किलोमीटर से बड़े खरबों पत्थर और बर्फ के कॉमेट्स हैं, शायद 20,000 से लेकर 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकता है। ये इतना बड़ा घेरा है कि इसके अंतिम छोर पर हमारे वॉयेजर 1 प्रोब को पहुंचने में ही 13,000 साल लग जाएंगे और सडना ओल्ट क्लाउड का हिस्सा है जो इसके इनर ओल्ट क्लाउड में मौजूद है। इसलिए इतनी ज्यादा दूरी पर होने के कारण इसे हमारे सन को ऑर्बिट करने में कई हजार साल लग जाते हैं। वैसे तो ये हमारे सन को एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहकर ऑर्बिट करता है, जिसके कारण कई बार ये हमारे सन के काफी करीब भी आता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार सडना जब हमारे सन से सबसे ज्यादा दूर होता है, तब इसके और हमारे सन के बीच की डिस्टेंस 937 AU होती है, और जब ये हमारे सन के काफी करीब से होकर गुजरता है, तब इसके और हमारे सन के बीच की दूरी 76 AU होती है, जो सुनने में भले ही बहुत छोटी दूरी लगे, पर 76 AU का मतलब है हमारी पृथ्वी और सन के बीच की दूरी का 76 गुना दूरी, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के प्लैनेट नेपच्यून और सन के बीच की दूरी से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। पर फिर भी इस दूरी तक हम इंसान अपने स्पेसक्राफ्ट को भेज सकते हैं, और अभी सडना हमारे सन के काफी करीब से होकर गुजर रहा है। 2029 से 2034 के बीच यह दूरी सबसे कम यानी 76 AU होगी। इसलिए नासा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह 2029 में सडना पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है, जो इसके ऑर्बिट में रहते हुए इस पर रिसर्च करेगा और इसकी जानकारी पृथ्वी पर बैठे हमारे वैज्ञानिकों को भेजेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा टेलीस्कोप के जरिए सडना पर की गई रिसर्च बताती है कि चाहे यह प्लेनेट हमारे सन से काफी दूर हो, लेकिन इसकी सतह के कई किलोमीटर नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, जहां शायद किसी तरह की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलियन लाइफ भी मौजूद हो। वैसे यह मिशन सुनने में काफी आसान लग रहा है कि जैसे ही सडना हमारी पृथ्वी और हमारे सन के करीब आएगा, हम उस पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे और वह स्पेसक्राफ्ट जाकर उसे ऑर्बिट करने लगेगा और हमें सारी डिटेल्स भेजने लगेगा। पर यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इस मिशन के दौरान ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो पहले नासा के वैज्ञानिकों को हल करनी होंगी। उसके बाद ही यहाँ पर हम सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट को भेज सकेंगे और उससे डेटा पृथ्वी तक रिसीव कर सकेंगे, जिसमें सबसे पहली समस्या ये है कि चाहे ये अपने ऑर्बिट के दौरान सन के सबसे करीब से होकर गुजरने वाला हो, लेकिन अभी भी यह दूरी काफी ज्यादा है, क्योंकि इस प्लैनेट की सन से सबसे करीबी दूरी भी 76 AU है, जिसका मतलब है कि हमारे स्पेसक्राफ्ट को हमारी पृथ्वी से सडना तक पहुंचने के लिए हमारी पृथ्वी और सन के बीच की दूरी की 76 गुना दूरी को तय करना होगा। और यह दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारे सबसे हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को भी यहाँ तक पहुँचने में करीब 260 साल का समय लग जाएगा। यानी हमें इस स्पेसक्राफ्ट के सडना तक पहुँचने और फिर वहाँ से सिग्नल्स भेजने के लिए शुरुआत में करीब 260 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और सिर्फ परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यह प्लैनेट एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहकर सन को ऑर्बिट करता है, यानी समय के साथ ये हमारी पृथ्वी से दूर होता जाएगा। ऐसे में अगर स्पेसक्राफ्ट 260 साल के बाद यहाँ पर पहुँच भी जाता है, तो भी अब जैसे जैसे यह प्लैनेट और हमारा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, वैसे ही हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट के जरिए अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। इसके अलावा जब हमारे सन से और हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर यानी करीब 900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होगा, तो ऐसे में शायद हमारे स्पेसक्राफ्ट से नासा कम्युनिकेशन ही ना कर पाए, जो कि काफी बड़ी समस्या होगी। और ऐसे में हम सडना पर अपनी रिसर्च भी पूरी नहीं कर पाएंगे। पर शायद हमें यह चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें इस पर रिसर्च करने के लिए कुछ सालों की ही जरूरत है, और क्योंकि इसे अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 11,000 साल लगते हैं,
तो यह कई सौ सालों तक तो अभी हमारे सोलर सिस्टम के उसी रीजन में रहेगा जहां तक हमारी पृथ्वी से इस पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट को कम्युनिकेट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सडना पर जाना जरूरी क्यों है? तो इसके कई कारण हैं और इस पर रिसर्च करने का सबसे बड़ा कारण इसका लाल रंग है, जिससे वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि सडना की सतह पर थॉलिन्स नामक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मौजूद हो सकता है। दूसरी दिलचस्प चीज इसका बर्फ से ढका होना है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद इसकी मोटी बर्फ की चादर के नीचे कहीं लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, जहां पर किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में हमारी सन से काफी ज्यादा दूर मौजूद है, इसलिए अगर हम इस पर रिसर्च करने में कामयाब होते हैं तो इससे हम मनुष्य भविष्य में अपनी रिसर्च की एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और इससे भी ज्यादा सोलर सिस्टम में दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे सोलर सिस्टम के जिस रीजन में मौजूद है वहाँ पर अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए हो सकता है कि इस पर की जाने वाली रिसर्च के दौरान हमें कई ऐसी बातें जानने को मिले जो हमारे लिए काफी नहीं हो। तो आशा करता हूँ कि डॉर्फ प्लैनेट सडना के बारे में यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।